तो दोस्तों 4 अक्टूबर को आप लोगों के एग्जाम में आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज मैंने आपके सामने लेकर आया हूं और ये ऑब्जेक्टिव की तरह आप स्किप करेंगे ना तो फिर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। याद रखिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ सुनना पड़ेगा। अगर आपके शांत अगर वातावरण चाहते हैं तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ये आपको समझना होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप रट्टा नहीं लगा सकते हैं। सारा क्वेश्चन को कोई भी विद्यार्थी हो, कितना महान क्यों ना हो, रट्टा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वो चीज को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो अपने मन से वो बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसलिए मैं आज जो क्वेश्चन लाया हूं बिल्कुल आप लोगों के लैंग्वेज में, क्या आप लोगों के लैंग्वेज में आज मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूं। चुपचाप से चुकुमुक बैठ जाइए और अच्छी तरह से कहानी को सुनिए और इसी तरह से एग्जाम में भी लिख डालना है। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन हम आगाज करेंगे मेरे शेरों शेरनियों, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध से। सबसे पहले आते हैं सर, कलिंग युद्ध एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जिस तरह से मैं दिया करता हूं एप्लीकेशन पे। बाकी जो कैंडिडेट अभी तक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप आर्ट्स के कोर्स को बाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, वो भी आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। इसलिए लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग हमारे टीम के साथ चैट में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, इस कोर्स का बहुत सारे फैसिलिटी है, जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है। अब आते सर कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, सुनिएगा। कलिंग युद्ध मेरे दोस्तों, ये कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग एक जगह का नाम है उड़ीसा। अब कलिंग युद्ध जो होती है मेरे शेर शेरनियों, ये हमारा करवाता है कौन? अशोक। एक महान शासक थे हमारा अशोक। ठीक है, अशोक ने कभी नहीं सोचा था कि ये युद्ध करने के बाद इस तरह से सिचुएशन आ जाती है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान के चलिए मैं चाह रहा हूं कि एक परिवार में 10 व्यक्ति है और एक व्यक्ति से हमको पूरा गुस्सा है, तो मैं चाह रहा हूं कि खाली उसी व्यक्ति को मारूंगा। लेकिन आप जब मारने के लिए जा रहे हैं ना तो आप पूरा घर का 10 लोग समाप्त हो जा रहे हैं, तो आपको दुख पहुंचेगी ना भाई। आप कितना भी उससे गुस्सा क्यों ना करते थे, लेकिन आपको चोट पहुंचेगी। आप करेंगे हाय अफसोस, आज के बाद मैं कभी भी अब किसी को भी मारूंगा नहीं, सोचेंगे ना थोड़ा देर के लिए। ठीक, अशोक के साथ ऐसा ही हुआ। अशोक मेरे दोस्तों नहीं चाहते थे कि हम युद्ध करें और इतना व्यक्ति को मारे। अशोक ने कलिंग युद्ध करवाया। कब करवाया था? डेट याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में। कब करवाए थे कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध तो हो गई, कलिंग युद्ध तो हो गई। अशोक ने सोचा था कि 10-12 आदमी मरेंगे, लेकिन दोस्तों 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मर चुके थे। उस कलिंग युद्ध के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा व्यक्ति मर चुके थे और साथ ही साथ 1.5 लाख प्लस व्यक्ति घायल हो चुके थे। और इतना अशोक जो है जिधर ही देख रहे हैं, दायां बायां आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर देख रहे हैं हर तरफ वो लहू से लहू, हर तरफ रक्त ही रक्त नजर आ रही थी। चाहे वो इंसान का रक्त हो, चाहे वो जानवर का रक्त हो, चाहे वो पक्षी का रक्त हो, हर एक प्राणी को उन्होंने लाश का बोझार बना दिया था। और इस तरह से देखने के बाद उसका पूरा दिल पिघल गया और उस समय उन्होंने कहा कि मैं आज से शपथ लेता हूं, आज के बाद जिंदगी में ना मैं कभी युद्ध करूंगा ना किसी को युद्ध करने दूंगा। आज से मैं चोरी कभी नहीं करूंगा ना किसी को चोरी करने दूंगा। आज से मैं मंदिरापन बंद कर दूंगा और आज से ही मैं गरीबों को मदद करने की कोशिश करूंगा। और आज से ही मैं लोगों के नैतिक उत्थान में कुछ कुएं खुदवाऊंगा, कुछ नहर बनवाऊंगा, ताकि लोगों की नैतिक उत्थान हो सके। और आज से ही हमने युद्ध के साथ साथ मेरे दोस्तों मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करूंगा। और गौतम बुद्ध ने जैसे अपन जीवन यापन गुजार रहे थे वैसे ही हम भी जीवन यापन गुजारेंगे। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अशोक ने अलग अलग देश में करवाया था। अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वो बौद्ध धर्म को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में भी इसका विस्तार किया था। तो आइए मेरे शेर शेरनियों थोड़ा सा क्वेश्चन पे, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो मैं टेलर दे रहा हूं मेरे शेर शेरनियों। पूरा मूवी देखना चाहते हैं ना तो आपको टिकट कटाना पड़ेगा और टिकट का मूल्य है मात्र 399 रुपया। 399 रुपया में आप लोगों को कम से कम 6 महीना पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, इसलिए टिकट को कटाना ना भूलिए, जाइए और सुबह शाम फिल्म देखने के लिए जाते हैं ना 200 रुपया लेता है, बस 3 घंटा दिखाएंगे, 200 रुपया देकर चले आते हैं, है ना भाई।
जो आपको लाइफ को बर्बाद कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो आपको लाइफ है ना भाई, आबाद करेगी। मैं कसम खा के कहता हूं, इसमें आबाद करेगी। यकीन तो मानिए एक बार यहाँ पे आके, बाकी आपकी मर्जी है भाई। चलिए आते हैं सर यहाँ पे, सुनिएगा। कलिंग युद्ध के अशोक पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। इतना सारा लोगों का मृत्यु देखकर तो हर एक इंसान या जानवर का दिल पिघल जाएगी भाई। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आया, सुनिएगा। कलिंग युद्ध के में हुए रक्तपात, लहूलहार, मतलब जिसे देख रहे वधरे ब्लड को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोषणा उन्होंने छोड़ दिया कि आज से मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और आज से मैं शपथ लेता हूं आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं धर्म घोष की नीति को अपनाऊंगा। मतलब मैं अपने एक नया धर्म बनाऊंगा, यानी बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा, और इसी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी मैं करूंगा। और लोगों को यह भी कहूंगा कि बौद्ध धर्म में जो निम्नलिखित उपदेश दिए गए हैं उन सारे उपदेश का हम लोग पालन करेंगे, तभी हम लोग का जीवन सुखी संपन्न होगा। आगे कहा गया कि फैसला किया, यानी कि अब वह हिंसा को छोड़ दिया। अब हमारे जो अशोक है उन्होंने हिंसा छोड़ दिया, अब हिंसा करना उन्होंने छोड़ दिया, जलन से ईर्ष्या छोड़ दिया, अहिंसा का पुजारी बन गया। अधर्म को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और अपने जो धर्म था उनका पहला, वो धर्म को उन्होंने छोड़ दिया, अब वो धर्म को उन्होंने ग्रहण कर लिया। दूसरा नंबर पे, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उसने मांस खाना, शिकार करना भी बंद कर दिया। अब अशोक ने कहा कि मनुष्य की हत्या तो दूर की बात, अब हमारे शासनकाल के दौरान कोई व्यक्ति, जानवर तो दूर की बात, परिंदा को भी नहीं मार सकते, पक्षी को भी हत्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसी नियम बना दिए थे हमारे अशोक ने। तीसरा पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, इससे राज धर्म घोषित करके इसके प्रचार प्रसार में जुट गए। हमारे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हमारे अशोक ने बौद्ध धर्म को नीति को अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने लोगों को अलग अलग देश में भेजा और बताया कि जाओ कहना कि बौद्ध धर्म में क्या क्या उपदेश है, बौद्ध धर्म का अगर आप लोग अपनाते हैं तो क्या क्या पालन करना होगा, सारी चीज उन्होंने बताया। अशोक प्रजा को देखभाल करने वाला बन गया और उन्होंने संबंधित अनेक कार्य किए। और प्रजा का मतलब मेरे दोस्तों, मान के चलिए मैं गांव का एक अच्छा इंसान, अच्छा नहीं कहूंगा, मैं गांव का एक व्यक्ति हूं और मैं गांव के व्यक्तियों की भलाई के लिए मैं इस कारण से अशोक को दोस्तों, मेरे दोस्तों, बतवा बुझ गली। अगर तोहनी इतना सरल भाषा, अगर इतना आसान भाषा में अगर तोहनी का हम समझाइयो, फिर भी अगर तोहनी ना बुझल पा रही तो हम यार की बताए बोरे, हमारे दादा हमारे दीदी तोहनी बताए भी क्वेश्चन तो बुझल पार ली ना नहीं आ तोहनी के कैसे बेस लागू हो, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, क्या मैं सही तरीके से आप लोगों को समझा पा रहा हूं या नहीं? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि मेरे दोस्तों कमेंट को देखकर ही हमारा जोश और होश आती है। इसलिए कमेंट जो भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, कमेंट कीजिएगा भाई। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर दूसरा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? आखिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? अच्छा, समुद्रगुप्त ने क्या ऐसा काम किया था जिस कारण से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चलिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा मेरे शेरों शेरियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना, वो हमारा कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। सुनिएगा आखिर क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध, याद रखिएगा, मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया। अब ये मगध कौन है भाई? थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा चलते हैं इतिहास पे। अब अगर मैं बात करूं जब हमारे देश आजाद नहीं हुई थी, उससे कई साल पहले, जैसे 1200 ईस्वी 1300 ईस्वी, उस समय तो भारत में उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तो नहीं था। उस समय मेरे था दोस्तों, याद रखिएगा, 16 महाजनपद। कितना महाजनपद भाई? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और ये उल्लेख भी है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, इसका उल्लेख भी है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय। सुनिएगा, अब ये जो 16 महाजनपद है ना, इसमें सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली अगर मेरे दोस्तों मगध में आते हैं, सबसे शक्तिशाली अगर 16 महाजनपदों में कोई सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो हमारा मगध महाजनपद था। तो मगध महाजनपद को शक्तिशाली
अपने आप नहीं बन जाते हैं। देखिए मैं जिम वूम नहीं करूंगा तो ये नहीं, मेरी बॉडी नहीं बनेगी, है ना भाई। तो उसको शक्तिशाली, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा डाइट लेना होगा। इसी तरह से मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने बहुत भूमिका निभाई। इसी कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सुनिएगा आखिर क्यों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त ने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को छीनकर, अब कितना चालाक व्यक्ति था हमारे समुद्रगुप्त, वो छोटे छोटे जो राज्य थे ना भाई, वो छोटे छोटे राज्य उस समय किसको कहा जाता पता है? जिसे हम लोग आज शहर को कहते हैं। अब हमारे समुद्रगुप्त जाते हैं और सबको भूला फुसलाते हैं। अगर भूल जाते तो ठीक है, नहीं भूलते हैं तो छीन लेते थे। समझाया नहीं बुझा, समझाया नहीं बुझा तो छीन लिया अपने राज्य में। इस तरह से छीन छीन कर मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। मगध को बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, ठीक है। देखिएगा देश में और राजनीतिक एकता की स्थापना की, और उन्होंने राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त को महान सैनिक सफलता के कारण डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने उसे हमारे दादा और हमारे दीदी तोहनी हमारे बतवा बुझ गली। हम उम्मीद कर रही हो कि तोहनी हमारे बतवा की कर ली भाई, तोहनी हमारे बतवा की कर रही बुझ गली। अब हम तोहनी के अगला प्रश्न बताए। वो देखिए तोहनी से अगर पूछल जीतो ना कि अगला क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था, ये क्वेश्चन तोहनी के एग्जाम पे 2 मार्क्स का ही तो, ठीक हो। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। और जो एप्लीकेशन से ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, मैं नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, एनी हाउ आप कितना भी बड़ा ट्यूशन, कितना भी बड़ा कोचिंग, कितना भी बड़ा संस्था, ऑनलाइन संस्था में क्यों ना पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, ये जो 399 रुपये का कोर्स है ना, आपको यकीन नहीं होगा कि 399 रुपया में इतने सारे फैसिलिटी हमको मिल रही है। इसका क्लास सुबह और शाम सप्ताह में 14 बार क्लास चलती है। सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होती है ना, तो 7 दिन में 14 बार, 30 दिन में 60 बार क्लास चलती है, कोई दिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, मेगास्थनीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेगास्थनीज याद रखिएगा, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, राजदूत का मतलब क्या होता है? बार बार तो सर हम लोग पढ़ रहे हैं राजदूत राजदूत राजदूत, आखिर राजदूत है क्या? तो सुनिएगा, राजदूत मान के चलिए मैं इंग्लैंड का हूं, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं तो मैं पाकिस्तान का राजदूत बन गया हूं। मान के चलिए मैं भारत का हूं, मैं नेपाल जाना चाहता हूं तो मैं जब नेपाल गया तो नेपाल में मेरा राजदूत बन गया। याद रखिएगा, तो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि हमारे मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ इंडिका, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इंडिका पुस्तक की रचना करने वाला कौन था? तो बताएंगे मेरे शेर शेरनियों, वह रचना था भाई मेगास्थनीज। कौन थे भाई? मेगास्थनीज। मुझे पता है आप लोगों को मोहब्बत हो रही है क्वेश्चन से ना भाई, इतना अच्छा समझाऊं और आप लोगों को मोहब्बत ना हो क्वेश्चन से हो ही नहीं सकता। अब आते हैं सर उसकी यात्रा का विवरण, मतलब कैसे वो भारत आए। इंडिका में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, मेगास्थनीज ने उसको लिखा इंडिका पुस्तक को। तो इंडिका पुस्तक में क्या लिखा है सुनिएगा, वो कैसे भारत आए, भारत के बारे में क्या क्या उन्होंने देखा, सारे यात्रा सारे जर्नी के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से उस पुस्तक में लिख डाला। कौन सा पुस्तक? मेगास्थनीज का
अपना प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी समकालीन शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। और जब मेगास्थनीज जब भारत आए थे उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जैसे जैसे घटना घटी, रियलिटी हो, वास्तविक हो, नेचुरल हो, सारी घटना के बारे में इस इंडिका पुस्तक में छापा गया था। क्या मेरे भाई? सब इंडिका पुस्तक में छापा गया था। ये था सर हमारा मेगास्थनीज, जो आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का आपके पेपर में सर पूछे जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हो कि दादा हम और दीदी तो हमारे बतवा बुझ गए रे भाई। ठीक है, अब आते हैं सर अशोक के धमम क्या है भाई। अशोक के धमम के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि अशोक के धमम एक्चुअली है क्या। सुनिएगा मेरे भाई, अशोक के धमम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा नजर तोड़ाएंगे। अरे मेरे भाई इतना अच्छी तरह से समझाऊंगा ना, आप लोग को जो डर लग रहा है ना एग्जाम पे, प्यार हो जाएगा एग्जाम से। ठीक है, इतना बेटर तरीके से मैं समझाऊंगा। सुनिएगा, अशोक के धम का मतलब होता है मेरे दोस्त धर्म के विषय में से आप क्या समझते हैं? अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए लोगों के सामने कुछ नैतिक नियम रखे। अब अशोक तो चाहते हैं कि हम राज्य, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने शहर में हम तो नैतिक उत्थान करना चाहेंगे। हम क्या करना चाहेंगे? हम नैतिक उत्थान करना चाहेंगे भाई, हमें तो नैतिक उत्थान करना है। लेकिन ऐसे तो नहीं करेंगे ना, कुछ नियम, कुछ शर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुछ शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या था सुनेगा। और मेरे दोस्तों जो शर्त रखती है ना उसी को हम लोग धर्म कहते हैं भाई, उसी को हम लोग अशोक का धर्म या अशोक का धमम कहते हैं, जो प्रमुख प्रकार का है भाई। पहला, अशोक का मुख्य सिद्धांत था बड़ों का आदर करना। अब अशोक कह रहा है कि बड़ों का आदर करना। आज हम लोग, हमारा भी गार्जियन, हमारे भी पेरेंट्स यही कहते हैं ना भाई कि जाओ बड़ों का आदर करना, लेकिन हम लोग करते हैं? जी नहीं करते हैं। अशोक का मुख्य सिद्धांत था बड़ों का आदर करना। उसके अनुसार शिष्यों और अपने गुरुजनों का मान सम्मान करना चाहिए। मतलब अगर आप अपने बड़ों को आदर करना, साथ ही साथ उनका मान सम्मान करना। और इससे भी बढ़कर उन्होंने एक बात यह कहा कि जहां पे गुरुजन नजर आए उसका अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको अच्छी तरह से सम्मान देना। मतलब गुरुजनों मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ समझ जाइए। यहाँ पर भी एक गुरु है जो आप देख रहे हैं। सभी को ऋषियों, ब्राह्मणों तथा वृद्धा पुरुषों का आदर करना चाहिए। मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे कुछ भी हो, और कोई भी धर्म का रहने वाला हो, हर एक लोगों को सम्मान करना चाहिए। याद रखिएगा, क्या करना चाहिए? हर एक लोगों को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो काला हो, गोरा हो, ऊंच नीच हो, कुछ भी हो, सारे लोगों का सम्मान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने यही कहा था। पॉइंट नंबर 2 में बताया था इस धर्म के अनुसार बड़े को परिवार के सदस्य, मान के चलिए मेरे घर में 7 को मेंबर है, 7 को मेंबर में से एक ऐसी मेंबर होगी जिनका उम्र 6 मेंबरों से उम्र में ज्यादा होगी। अब उसी को घर का सदस्य मानना चाहिए, उसी को घर का मुखिया मानना चाहिए। ये अशोक कह रहा है, मैं नहीं। ठीक है, इस धर्म के अनुसार बड़े को परिवार के सदस्य संबंधित सेवकों, निर्धकों तथा दासों के साथ अच्छा और नम्र व्यवहार करना चाहिए। और जो घर का मुखिया होगी उसको नम्र वैसे व्यवहार करना चाहिए, उससे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। वो जो कहेंगे उसके बातों को पालन करना चाहिए, वो जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे। आशा कर रही हो बुझिल गलिए। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट कहल गए कि प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिल ही जाएगी। अब अशोक का तीसरा पॉइंट था जैसा करनी वैसा भरनी, लेकिन इस जगत में नहीं। अशोक ने कहा था अगले जगत में प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का, जो हम लोग कर्म कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसका हर हाल में रिजल्ट आती है भाई। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि मरने के बाद भी जैसे लोग आपको याद करें। अशोक का तीसरा पॉइंट में कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतान करना ही पड़ेगा। करना होगा नहीं, करना ही पड़ेगा। कौन कह रहा है? अशोक। मनुष्य ने हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए मेरे भाई? मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अहिंसा अशोक धर्म का मूल मंत्र था, और अशोक चाहते थे कभी भी अहिंसा नहीं करेंगे। अशोक चाहते थे कि कभी भी अहिंसा नहीं करेंगे। मेरे बात को समझ रहे हैं ना? अहिंसा अशोक धर्म का मूल मंत्र था भाई। इसके अनुसार किसी भी जीव को मन, कोई भी जीव हो, कोई भी परिंदा हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, कभी पेड़ पौधे हो, किसी भी तरह से उनको मन, वचन तथा कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमें मुर्गी है, आज हम लोग मुर्गा खाने का शौक है, चलो मुर्गा को मार देते हैं भाई। आज हमारा अब बकरी खाने का शौक है, चलो आज हम बकरी को मार देते हैं भाई। नहीं, अशोक ने कहा था कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इन सब सारे चीजों को, कर्म को मेरे दोस्तों उन्होंने कहा नष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, झूठ पाप है, मनुष्य को इन पापों से दूर रहना चाहिए। अशोक कहता है लास्ट पॉइंट में कि ईर्ष्या, क्रोध, झूठ पाप है और इंसान को इन पापों से क्या क्या बोलिए तो, इन पापों से दूर रहना चाहिए, है ना भाई। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। ये है मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से अपने माँ बाप का, जिस कारण से आप लोगों को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, वो कारण का रिजल्ट एक दिन आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा भी एक दिन आएगी जब हम लोग भी मम्मी पापा बनेंगे। उस समय जब हमारे बच्चा क्लास में होंगे, 11th में होगा, 12th में होगा, किसी भी कक्षा में होंगे, तो मेरा भी और आपका भी यही अपेक्षा होगी कि हमारा बच्चा किस तरह से अच्छा मार्क्स लाए ताकि हमारा सर हमारे गांव पे ऊंचा हो जाए। चाहेंगे ना भाई? तो इसी तरह से अभी हमारे माता पिता चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे बेटा अच्छा मार्क्स लाते हैं और हमारा सर हमारे गांव पे सबसे ऊंचा हो जाएगी जब आपका रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए मेहनत करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा, और मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। उसके लिए राइट डायरेक्शन चाहिए। मेहनत दुनिया के सारे व्यक्ति कर रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन राइट डायरेक्शन में करने वाले व्यक्ति को ही सफलता मिलती है, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन आपको दे रही है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करके आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा, सेकंड पार्ट भी चाहते हैं कि सेकंड पार्ट भी हम लोगों को जल्दी से प्रोवाइड कीजिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।